दोस्तों भाजपा की हालत बहुत खराब हो गई है। तिलमिलाई घूम रही है। आप यूं समझिए कि भाजपा की सरकार अब जाने वाली है, क्योंकि भाजपा ही भाजपा की दुश्मन हो गई है। ये सब मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूं। दरअसल अमित शाह अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए संसद में धमकी देने लगे। किसको देने लगे आपको आगे बताऊंगी, लेकिन पहले इसको ऐसे समझिए। अमित शाह एक नया कानून लेकर के आए। इस कानून का नाम 130वां संविधान संशोधन बिल था। अब इसके तहत यह है कि किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री या फिर मंत्री अपने पद से हटाया जा सकता है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह पर। अब इसमें होगा सिर्फ ये कि वो 30 दिन तक जेल में रहेगा और 31वें दिन उसका पद स्वतः ही समाप्त यानी बर्खास्त माना जाएगा। इससे पहले चाहे कोई भी आरोप लगे, चाहे मुख्यमंत्री जेल जाए, चाहे मंत्री जेल जाए, चाहे प्रधानमंत्री जेल जाए, पद छोड़ना अनिवार्य नहीं होता था। लेकिन अब वो पद छोड़ना होगा और या तो फिर 31वें दिन, 30 दिन की जेल के बाद 31वें दिन वो पद बर्खास्त माना जाएगा। और हाँ, ये आरोप पर भी है। ये नहीं कि आपका आरोप सिद्ध हो गया, आप अपराधी हो, तब आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा। अगर आप आरोपी भी हो तो भी आपको ये पद छोड़ना होगा। तो ये बिल था। अब ये बिल किसको किसको तकलीफ देगा? विपक्ष के लिए ये बिल एक तरह का तानाशाही लेकर आएगा, ये बात तो सच है। लेकिन ये बिल खुद एनडीए के साथियों के लिए भी तकलीफ लाएगा। क्यों? क्योंकि नीतीश और नायडू जैसे नेता जो अपने अपने बल पर सरकार को बैसाखियों पर रखे हुए हैं, उनका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। सुनिए कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कैसे अमित शाह की इस धमकी की पोल खोल दी और कैसे उन्होंने कहा कि ये बिल नीतीश और नायडू के लिए ब्लैकमेलिंग हो रही है। This bill is to target the opposition ruling government. This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. This bill is to blackmail. दोस्तों, जब हमने रविकांत जी से पूछा कि आखिर इसमें नायडू जी की क्या भूमिका होगी, इस बिल का उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा और ये ब्लैकमेलिंग कैसे हो सकती है, तो रविकांत जी ने क्या बोला आपको सुनना चाहिए। कि मुझे लगता है कि अभी तक तो अघोषित आपातकाल चल रहा था। अब आपातकाल लागू करने का एक तरीका निकाल लिया गया है। विपक्ष मुक्त भारत की बात करने वाले प्रधानमंत्री और उनकी सरकार के तमाम नुमाइंदे अब उस जगह पर आकर के खड़े हो गए हैं कि साहब हम विपक्ष की किसी भी आवाज को उठने ही नहीं देंगे और सरकारों को तो चलने ही नहीं देंगे। ये क्या है कि आरोप लगने के बाद आरोप कौन लगाएगा? ईडी आपके हाथ में, सीबीआई आपके हाथ में, इनकम टैक्स आपके हाथ में। और सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं कई बार टिप्पणियां कर चुका है, इस समय कर चुका है कि ईडी और सीबीआई को सही तरीके से जांच करनी चाहिए। वो अनियंत्रित तरीके से जिस तरह से ईडी जांच करती है और सीधा उठा करके जेल भेज रही है, तो उसके बाद क्या बचता है कि आप मुख्यमंत्री की, आप किसी मंत्री की कुर्सी छीन लेंगे। और मुझे लगता है कि उससे ज्यादा तो ये सरकार खुद को बचाने के लिए खेल कर रही है। अभी जिस तरह से मोदी जी को लग रहा है कि वो कितने दिन उनकी सरकार चलेगी, 2 बैसाखियों पर है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। ये तो लग रहा है कि जैसे इन दोनों लोगों को डराने के लिए खेल रचा जा रहा है और उसके जरिए अपनी सरकार चलाने के लिए ये विधेयक लाया गया है। तो 130वां जो संविधान संशोधन विधेयक आज सरकार ने पेश किया जी, उसकी तासीर को समझ लिया विपक्ष ने और एकजुट होकर के जिस तरह से विरोध किया है, उस विरोध को आज सैल्यूट करना चाहिए कि इस देश में चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह है, वो तानाशाही लागू नहीं कर पाएंगे। कोशिश हो रही है कि किसी तरीके से अब लिखित रूप में अब सब आपातकाल घोषित कर दिया जाना चाहिए, लगा दिया जाना चाहिए और जो विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं उनकी सरकारें छीन ली जाएं। अब तो वो भी नहीं बचेगा कि आपको विधायक लेकर के जाना है गाड़ियों में बिठा करके और उनको डराना धमकाना है। अब विधायक नहीं डराना धमकाना है, सीधा मुख्यमंत्री पर ही आरोप लगा करके और उसको जेल में बंद कर देना है। अभी क्या हुआ, अरविंद केजरीवाल थे तब वो चला रहे थे, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली, जैन को जमानत मिल गई कि साहब कोई सबूत नहीं है। आप लंबे समय तक उनको जेल में रखेंगे, उसके बाद निकलेगा कुछ भी नहीं ईडी और सीबीआई के जरिए। लेकिन आप सत्ता उनकी छीन लेंगे और सत्ता इसलिए छीन लेंगे क्योंकि आपको बर्दाश्त ही नहीं है
कि कोई दूसरे राजनीतिक दल का व्यक्ति बचे भी। दोस्तों, आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ था, जिसमें दो भाजपा के प्रत्याशी थे। एक तरफ थे राजीव प्रताप रूडी, दूसरी तरफ थे संजीव बालियान। आप सुनिए भाजपा के दुश्मन कैसे हो गए। ऐसे हो गए, संजीव बालियान का प्रचार करने के लिए खुद अमित शाह गए, निशिकांत दुबे गए, जेपी नड्डा तक गए, लेकिन राजीव प्रताप रूडी अपने दम पर चुनाव लड़ रहे थे। खूब मेहनत किए, विपक्ष को भी उनका साथ मिला। सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस चुनाव में हिस्सा लिया, अपना पक्ष रखा, अपने अपने लोगों को वोट किया। यानी कि आप सोचिए, राजीव प्रताप रूडी जिनके साथ विपक्ष के लोग भी थे, और संजीव बालियान जिनके साथ खुद अमित शाह, चाणक्य जी जिनको कहा जाता है, वो भी थे, जेपी नड्डा भी थे और निशिकांत दुबे भी थे। लेकिन जीतता कौन है? जीतते हैं राजीव प्रताप रूडी, यानी कि भाजपा के लोगों ने ही भाजपा के महान लोगों की बात नहीं मानी। यानी जो नंबर 2 पर हैं राजा जी के बाद, उनकी बात ही नहीं मानी, इसीलिए संजीव बालियान की हार हो गई। दोस्तों, भाजपा बनाम भाजपा के इस चुनाव में जब राजीव प्रताप रूडी की जीत हो गई, उसके बाद उन्होंने क्या कहा वो तो आपको सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 100 से अधिक वोटों से उन्होंने जीत हासिल की और उनकी पैनल के सदस्यों ने भी जीत दर्ज की। रूडी ने कहा कि यह सभी सांसदों और उन सभी के लिए एक शानदार जीत है जिन्होंने पिछले 2 दशकों से टीम के निरंतर प्रयासों का समर्थन किया, और ये एक बहुत सुंदर अनुभव है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव मंगलवार को हुआ था। देर रात तक इसके लिए वोटिंग होती रही। अब सोचिए, जिसके लिए खुद अमित शाह, जेपी नड्डा ने प्रचार किया, वो व्यक्ति हार गया। अब इसी से आप अंदाजा लगाइए कि भाजपा के अंदर खुद गुजरात लॉबी के लिए कितनी नाराजगी है। अब नंबर 2 वाले राजा जी को लगा कि यह मामला तो गड़बड़ हो गया गुरु, अब इससे तो भाई आगे आने वाले चुनावों में हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि आगे बिहार में भी चुनाव है। बिहार में चुनाव जो है तो है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात उपराष्ट्रपति का चुनाव है, वो तो मामला गुप्त होता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी ने क्रॉस वोटिंग कर दी तो इज्जत का फालूदा हो जाएगा और अपना उपराष्ट्रपति हार जाएगा। पहले तो ये लग रहा था बीजेपी को कि अपना उपराष्ट्रपति पद खड़ा कर देंगे और राजनाथ सिंह जी से कहेंगे कि आप विपक्ष को समझाइए वो अपना प्रत्याशी ना खड़ा करें और हम निर्विरोध चुनाव जीत जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विपक्ष ने पासा पलट दिया। गेम ऐसे पलटा कि विपक्ष ने भी उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार खड़ा कर दिया, और विपक्ष ने खेल ऐसे पलट दिया क्योंकि विपक्ष लेकर आए प्रत्याशी आंध्र से सुदर्शन जी को, बीजेपी लेकर आई तमिलनाडु से राधाकृष्णन जी को। अब नायडू जी की तकलीफ ये बन गई कि वो सुदर्शन जी का सपोर्ट करें कि वो राधाकृष्णन जी का सपोर्ट करें। आंध्र प्रदेश से सुदर्शन जी भी आते हैं और आंध्र प्रदेश से नायडू जी भी आते हैं, तो कहीं मामला गड़बड़ ना हो जाए, कहीं बार्गेनिंग ज्यादा ना हो जाए, कहीं क्रॉस वोटिंग होकर इज्जत का फालूदा ना हो जाए, इसलिए भी लोग कह रहे हैं कि एक तरह की धमकी है, और इस धमकी का संदेश सीधे तौर पर 2 लोगों को गया है। केसी वेणुगोपाल ने कुछ ऐसा ही कहा, क्योंकि ये जो बिल अमित शाह लेकर के आए, इस बिल के तहत किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री या फिर मंत्री को 30 दिन जेल में रहने के बाद 31वें दिन पद से हटना होगा। और वो मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है, बिहार का, आंध्रा का, दिल्ली का, कहीं का भी, वो तो उनके ही हाथ में है। अब दोस्तों, ये बिल लाने के बाद खुद अमित शाह ने इस बिल को जेपीसी में भेज दिया, यानी कि ये एक तरह के तार छेड़े गए, एक तरह का संदेश दिया गया कि रहना है तो इधर रहना है, वरना मुख्यमंत्री भी हमारा, मंत्री भी हमारा, हम जो चाहेंगे हम कर देंगे। तो दोस्तों, फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।